इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल देश की स्थापना हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप आई बटन पर क्लिक कर ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में इजराइल देश की स्थापना हो चुकी थी, बट ये घोषणा अरब कंट्रीज को रास नहीं आई और उसने अगले ही दिन मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया, जिसको हम अरब इजराइल फर्स्ट वॉर भी बोलते हैं। और इसी के साथ स्टार्ट होता है अरब इजराइल वॉर 1948। पर आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो टाइम है जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूके अब सुपर पावर नहीं रहा था, उसकी जगह दो न्यू सुपर पावर आए। फर्स्ट था यूएस, जो कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के साथ आया। उसके बाद था यूएसएसआर, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आया। और यूएस एंड यूएसएसआर यहाँ पर दो सुपर पावर इमर्ज हो गए थे, और वहीं यूएसएसआर अपनी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में लगा था। और मैंने आपको बताया था कि इजराइल बनने से पहले ये पूरा रीजन यूके के अंडर में था, और यूएस और उसके अलाई कभी भी यहाँ के ऑयल रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते थे। तो यूएस कम्युनिज्म को कर्ब करने के बहाने एक्चुअली अरब नेशनलिज्म को प्रिवेंट करने में लगा था, और इसीलिए यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, और इसी वजह से इजराइल भी अपना ये फर्स्ट वॉर जीत गया था। पर यहाँ पर इजराइल की जीत के कुछ और भी फैक्टर थे, जैसे इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा था, क्योंकि अगर वो हार जाता तो उसके पास कोई भी जमीन नहीं होती रहने के लिए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता। वहीं दूसरी तरफ जो अरब कंट्रीज थी वो सिर्फ इजराइल को मिटाने के लिए लड़ रही थी, और अरब कंट्रीज के हारने के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना स्टार्ट हो गया। वॉर खत्म होने के बाद फिर 1949 में गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास था, वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था, और ज्यूस अपना देश बना चुके थे। पर पैलेस्टीन के पास कोई अपना देश नहीं था, वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पॉकेट्स में रह रहे थे। फिर 1954 में ब्रिटेन ने अपने ट्रूप्स स्विस कैनाल से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। फिर चलते हैं हम 1956 की तरफ, जहां पर यूएस इजिप्ट को एड दे रहा था एक आजवान डैम बनाने के लिए, पर दूसरी तरफ इजिप्ट आर्म्स इंपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर से। जैसे ही ये बात यूएस को पता चली, उसने एड देना बंद कर दिया। और इसके बाद 26 अक्टूबर 1956 में इजिप्ट ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, जिससे बहुत से देश के ट्रेड इफेक्ट हुए और उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज बंद हो गई, क्योंकि उस टाइम पर स्विस कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेविगेशन था, जिसके थ्रू लोग अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे, और इससे इजराइल का नेविगेशन भी बंद हो गया था। इसी वजह से इजराइल ने इजिप्ट पर इन्वेड कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इस जंग में जुड़ चुके थे, पर यहाँ पर इजिप्ट जब तक यूएसएसआर का एलाई बन चुका था, और यूएसएसआर ने यहाँ पर कहा कि अगर आप लोग सीज फायर नहीं करते तो फिर हम लोग यहाँ पर इंटरवेंशन करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर सीज फायर हो जाता है। फिर 1967 में एक वॉर होता है, जिसको हम 6 डेज वॉर भी कहते हैं। यहाँ पर इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं। वो सोचते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब यूएस वियतनाम वार में बहुत ज्यादा बिजी था, तो अलाइज कंट्रीज को लगा कि यहाँ पर यूएस इजराइल की मदद करने नहीं आएगा और हम ये वार इजिली जीत जाएंगे। तो यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया। पर जैसे ही ये बात इजराइल को पता चली, इजराइल ने अटैक स्टार्ट कर दिया, और इसके साथ ये वॉर सिर्फ इजराइल ने जीता ही नहीं, बहुत सारे एरियाज को अपना बफर जोन बना लिया। और इजराइल का ये जंग जीतने के बाद उसने बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर करा। उसने गोलान हाइट ले लिया सीरिया से, उसके बाद वेस्ट बैंक लिया जॉर्डन से, सिनाई पेनिसुला को कैप्चर कर लिया इजिप्ट से। अब हम चलते हैं 1973 की तरफ, जहां पर इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर एक अटैक प्लान करा इजराइल के ऊपर। इस वार को नाम दिया गया योम किपुर वॉर, या फिर रमदान वॉर, या फिर अक्टूबर वॉर। योम किपुर ये बहुत ही होलीस्ट फेस्टिवल है जुडाइज्म का। इस दिन नेशनल हॉलिडे भी होता है इजराइल में। नेशनल हॉलिडे की वजह से सोल्जर की स्ट्रेंथ बॉर्डर पर बहुत ज्यादा कम होती है। और अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो हमास ने भी 7 अक्टूबर 2023 को ही अटैक करा था, और ये वही दिन है जब पूरे ज्यूज एक अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये वो टाइम है जब सादत अनवर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट बन चुके थे जमाल अब्दुल नासिर हुसैन को। इसी के साथ इजिप्ट ने यूएसएसआर के साथ एक 15 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली थी। एक तरफ जूइश पीपल अपना होलीस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ इजिप्ट और सीरिया मिलकर इजराइल पर अटैक कर चुके थे। और इजिप्ट ने एक ऑपरेशन बद्र स्टार्ट करा, जिसके अकॉर्डिंग उसने पूरा स्विस कैनल को क्रॉस करके सिनाई पेनिनसुला तक घुस गया था। इजराइल के अंडर में था आफ्टर 1967 अरब इजराइल वॉर के बाद। तो साउथ से इजिप्ट, नॉर्थ में सीरिया भी गोलान हाइट्स तक घुस चुका था, और 3 दिन में ही इजराइल को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसके साथ साथ इराक और लेबनान की फोर्सेस भी इस जंग में जुड़ चुकी थी। और इस अटैक के टाइम पर इजराइल के पीएम थे गोल्डा मायर,
जिन्होंने यूएस से जाकर अपनी हेल्प मांगी, बट यूएस ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा। बट हम जानते हैं कि उस टाइम पर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन थे, वो अपना न्यूक्लियर वेपन कभी भी लॉन्च कर सकता था और उसने ऐसा ही करा। 9 अक्टूबर 1973 में इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी, जिसके बाद यूएस इजराइल का अलाय बनकर आया। और इस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर निक्सन और सेक्रेटरी थे मिस्टर किसिंजर। इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करा जिसका नाम था निकल ग्रास। जैसे ही यूएस पिक्चर में आया, यहाँ पर अरब कंट्रीज ने एक ऑयल एम्बार्गो धमकी दी, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री अगर इजराइल की मदद करेगी तो वो उसको ऑयल सप्लाई बंद कर देगा। बट पोर्टुगल ने अपने दरवाजे खुले रखे इजराइल और यूएस के लिए, जिसके थ्रू आर्म्स एंड वेपन इजराइल तक पहुंचाए गए। इसके बाद यूएस की मदद से इजराइल स्विस कैनाल को क्रॉस कर कायरो तक पहुंच गया था और वहीं पर नॉर्थ साइड पर इस सीरिया में डेमेस्कस तक पहुंच गया था। ये देखते हुए यूएसएसआर ने धमकी दी कि हम भी यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया की मदद करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट वॉर हो गया था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद ये दूसरा इवेंट था जहां पर यूएसएसआर एंड यूएस एक दूसरे के कन्फ्रंट में थे। फिर हम चलते हैं 1978 की तरफ, जहां पर 12 दिन की एक सीक्रेट मीटिंग के बाद एक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल और इसका मीडिएशन यूएस ने करवाया था। ये एक बहुत ही बड़ा अकॉर्ड था बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्री के बीच, क्योंकि इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। ऐसे रिकॉग्नाइज करने वाला इजिप्ट पहली अरब कंट्री बना था और अब से इजिप्ट ऑयल सप्लाई करेगा इजराइल को। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पेनिनसुला वापस कर दिया था इजिप्ट को और इसी की वजह से दोनों प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और इस अकॉर्ड से अरब कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इजिप्ट के प्रेसिडेंट सादत अनवर का असासिनेशन हो जाता है। और इन सब के बीच 1964 में कायरो में PLO मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है और इनका ऑब्जेक्टिव था इजराइल को मिटाकर पैलेस्टीन को एस्टैब्लिश करना। और जो अकॉर्ड 1978 में हुआ था उससे अरब कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट यहाँ पर हमास इसके अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड होता है 1987 में। ये एक सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और इन्होंने इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया और फर्स्ट इंतिफाडा भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, जहाँ पर इजराइल और हमास के बीच बहुत खतरनाक जंग देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ 1985 में हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड होती है अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन इन सदर्न लेबनान और ये एक शिया ऑर्गेनाइजेशन थी। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है यहाँ पर ईरान। पर कहानी में ट्विस्ट वहां आता है जब 1993 में एक ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है बिटवीन PLO एंड इजराइल, क्योंकि PLO का फॉर्मेशन ही हुआ था इजराइल को मिटाने के लिए। बट वो ये पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद दुनिया को हैरान कर देता है। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इजराइल मान लेता है कि PLO रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टीन पीपल का और वहीं पर PLO एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल मान लेता है। फिर 1996 में एक इलेक्शन होता है जहां पर PLO अपनी सरकार बनाता है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड ईस्ट जेरूसलम, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं यासीन अराफात। सब कुछ पीसफुल चल ही रहा होता है बट एरियल शरोन जो कि अपोजिशन लीडर थे इजराइल के, वो जाकर टेम्पल माउंट में विजिट कर देते हैं जो एक होली प्लेस है। और इसी के बाद हमास को मौका मिल जाता है सेकेंड इंतिफादा करने के लिए और बहुत दिन तक ये खूनी संघर्ष होने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है बिटवीन इजराइल, PLO एंड जॉर्डन और ये लोग मान जाते हैं नो वायलेंस ईच अदर। फिर 2006 में PLE मतलब पैलेस्टीन लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, उसमें हमास बहुत कम मार्जिन से जीत जाता है। उसके बाद वो अपना रूल इस्टेब्लिश करता है गाजा स्ट्रिप में। बट इसी के बाद हमास और फतेह के बीच एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और फाइनली हमास अपना रूल इस्टेब्लिश करता है गाजा स्ट्रिप में। उसके बाद इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत से स्ट्रगल स्टार्ट होते जाते हैं, देख रहे हैं जैसे 2014 में और अभी हम 2023 में भी देख चुके हैं। तो ये था पूरा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन और किसका क्या रोल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे जियोपॉलिटिक्स से मिडिल ईस्ट में इक्वेशन चेंज होगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इंडिया पर। इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें।